नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी आपका फिर से एक बार वीसीसी एकेडमी में स्वागत करता हूं। और इससे पहले अपन देखो कोशिका को कंप्लीट कर चुके हैं और ऊतक के बारे में जो टिश्यू था उसके बारे में हमने 2 क्लासों के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको वो सारी चीज़ें और बताने वाला हूं जो ऊतक से संबंधित कुछ हैं, या फिर मैं आपसे कहूं कि कुछ और थोड़ा सा डीपली में जा करके आपको इसमें समझाना चाहूँगा। और आपके जो पीछे के जो पहली क्लास और दूसरी क्लास के जो आपने नोट्स तैयार किए, आप या तो उनमें अपडेट कर लेना या फिर अलग से आप इसका वहीं की वहीं और थोड़ा-सा नोट्स और देख लेना जो आपको पहली वाली क्लास में आप नहीं बताया गया। देखो आपको पिछली वाली क्लासें कैसी लग रही हैं ये ज़रूर आप कमेंट करके बताएँ। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट ज़रूर किया करो और देखो दोस्तों तक अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि धीरे-धीरे देखो अगर आप इन चीज़ों को आप बढ़ाओगे तो हमारा भी मन करेगा कि हम आपको क्लासें वगैरह उपलब्ध करवाएँ टाइम टू टाइम। और हम भी थोड़े मोटिवेट होते हैं कि चलो सब्सक्राइब हमारे हो रखे हैं, सब्सक्राइब हमारे बढ़ रहे हैं। और हमारी जो क्लासें हैं आपको कैसी लग रही हैं, इनका तो आपको ज़रूर से ज़रूर रिव्यू आपको देना है कि पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही, या कोई भी और भी दिक्कत जैसी भी है। और अभी देखो प्लेटफॉर्म अपना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, तो इसमें आपको जितनी चीज़ें उपलब्ध हो पाएंगी मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, बस आपका एक ही काम है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। और मैं आपको ये बार बार क्यों बोलता हूँ कि जब हम क्लास के बारे में देखो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, और जब हम इनके बारे में जब देखते हैं तो पता ये चलता है कि ज़्यादातर वो लोग हैं इसको देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर ही नहीं रखा। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर से ज़रूर से सब्सक्राइब करें अपने और दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं। क्लियर है ना? तो हम आगे बात करें ऊतक के बारे में। देखो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको और बताऊँगा इसमें नया, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने आपको पहले पढ़ा दी थी ऊतक के बारे में। ठीक है, ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप इसका नोट्स भी प्रॉपर बना सकते हो। जैसे मैं आपको लिखाऊंगा उस हिसाब से आपको इसको लिखना है। देखो हमने जब ऊतक की बात की थी टिश्यू की, तो आपको याद है कुछ टिश्यू के बारे में? कि सर हमारे को तो कुछ याद ही नहीं है। तो अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा टिश्यू के बारे में, तो हमने वो सारी चीज़ें समझी थी जो बेसिक बेसिक थी ऊतक के बारे में। क्लियर है? अब वो क्या क्या चीज़ें थी उनके बारे में हम देखें। तो आपने एक शब्द सुना होगा टिश्यू मतलब ऊतक। फिर हमने इसको ये पढ़ा था कि ऊतक जो है ये किसका समूह होता है? कोशिकाओं का समूह। मतलब जितनी भी हमारे शरीर में जो सेल्स हैं उन कोशिकाओं का समूह। जो ऐसी कोशिका जो एक प्रकार का ही काम करती है, मतलब ऐसे नहीं है कि कोई कोशिका अलग प्रकार का काम करती है, कोई अलग प्रकार का काम करती है और उनको आपको सबने मिला दिया ना, ऐसा नहीं। मतलब समान काम करने वाली कोशिकाओं का जो समूह है वही क्या कहलाता है? अपना ऊतक कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? समान कोशिकाओं का समूह ही क्या कहलाता है? ऊतक। तो याद रह जाएगा ऊतक क्या है, समान कोशिकाओं का समूह क्या है, हमारा ऊतक है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि ऊतकों का अध्ययन कौन से में किस में किया जाता है, तो वह हिस्टोलॉजी। इसे बोलते हैं औतकी। इसे क्या बोलते हैं? औतकी। हिंदी में आपको इंग्लिश में याद रखना है जिसका नाम क्या है? हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का। और आपको एक और छोटा सा प्रश्न याद रखना है कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के बारे में या हम कहें कि ऊतकों के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत चर्चा करने वाले कोई वैज्ञानिक थे, तो वो कौन थे? अपने मालकीवी। ठीक है, तो याद रख लेना, मार्केलो मालपिघी। क्लियर है? ये आपको पहली वाली क्लास में भी आपको समझा दिया था और इसमें भी मैंने आपको इसको बता दिया। अब हम बात करें कि ये जो शब्द है ऊतक वाला, ये ऊतक शब्द दिया किसने था? तो देखो अलग अलग चीज़ें हैं। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी तो हम किसको कहते हैं? मेलपिघी को। और ये शब्द देने वाले थे ऊतक, वो थे बिचेट। ऊतक शब्द देने वाले कौन थे? बिचेट। तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि ऊतक शब्द देने वाले कौन है? बिचेट। ऊतक शब्द देने वाले कौन है? बिचेट। और ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? अपने हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं हम? तो मालपिघी को। किसको? मालपिघी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बोलोगे सर 2 प्रकार। ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। अब 2 प्रकारों में कौन कौन से आते हैं कि सर एक तो जो जीव जंतु में पाए जाते हैं उन्हें तो बोल देते हैं हम कौन से ऊतक? जंतु ऊतक। और एक जो पादपों में, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं हम? पादप ऊतक। ये आपको पढ़ा दिया था पिछली क्लास में। ये मैंने आपको कंप्लीट अब रिवाइज भी करवा दिया और आपको पहले पढ़ा भी दिया था। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ से भी पढ़ा दी थी। हम पहले नंबर पे स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? जंतु ऊतक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जंतु ऊतक के बारे में। अब जंतु ऊतक के बारे में आप क्या जानते हो कि सर जंतु ऊतक को हमने 4 भागों में बांट के पढ़ा था। जंतु ऊतक को हमने कितने भागों में बांट के पढ़ा था? 4 भागों में, जिसमें पहला आता है जिसका नाम क्या है? उपकला ऊतक। कौन सा आता है? उपकला ऊतक। एपिथेलियल या एपिथेलियम ऊतक, टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू या उपकला ऊतक। दूसरा आता है पेशी। तीसरा आता है संयोजी
और चौथा आता है कौन सा, तंत्रिका। देखो आपको सबसे बड़ी बात यही याद रखनी है कि आप जब देखोगे ना चीज़ों को या क्लास को जब पढ़ोगे तो देखो पूरा देखा करो, एक तो पसंद आएगी, एक प्रॉपर नोट्स बनाओ। और देखो पढ़ना आपको, ये मैं क्लास में कई बार आपसे बोलता हूँ, अपने क्या है कि स्थिति इतनी कमज़ोर है और हम क्या करते हैं कि इधर से पढ़ लिया उधर से पढ़ लिया, और जो चीज़ें हमारे समझ आती हैं हम क्या करते हैं कि कंटेंट देखते हैं कई बार कि सामने वाले ने कितना पढ़ाया है, उसका कंटेंट कितना है। अब सपोज करो मैं आपको यहाँ पे पूरी की पूरी किताब लिखवा दूँ, 10 पेज लिखवा दूँ, 20 पेज लिखवा दूँ और आपको वो समझ ही नहीं आए, लेकिन आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनने वाले हैं वो यहीं से बनने वाले हैं। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ज्ञान लेना नहीं, पेपर पास करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और पेपर पास इसी से होगा जो मैं आपको करवा रहा हूँ। पहली बात तो ये ध्यान रखना। इसको पढ़ने के बाद में जब आप प्रश्न करोगे तो ज़्यादातर प्रश्न आपके 90% जो क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व होंगे इससे। ऐसी बात नहीं है कि हम पढ़ाएं और आपके क्वेश्चन सॉल्व ना होंगे, और इतना आपको देखो विश्वास करना ही पड़ेगा इन चीज़ों पे। तो जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से धैर्यपूर्वक पूरा सुना करो, एक बार नहीं 2 बार सुना करो, 3 बार सुना करो, क्योंकि जब मैं आपको बोलता हूँ तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार जब सर बोलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, सुनने में भी लगता है ना, हमारे को लिखना नहीं पड़ता, ये बोलते हैं बार बार, तो एक ही चीज़ को जब रिवाइज करवाते हैं तो दिमाग में वो चीज़ें वापस से रिकॉल हो जाती हैं। अब आप सोचो अगर आपने एक बार यहाँ पे पढ़ लिया, एक बार आपने खुद से रिवाइज कर लिया, फिर से वीडियो देख ली, तीसरी बार फिर से वीडियो देख ली, तो लगभग 3-4 बार रिवीजन करने के बाद में अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए कि बताओ ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बता दोगे हिस्टोलॉजी है। ऊतक शब्द किसने दिया, बिचेट ने। बताने में कोई दिक्कत है क्या, बता सकते हो ना, है ना। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, कि मालपेगी को। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। फिर उसके बाद में जंतु ऊतक कितने प्रकार के, कि सर 4 प्रकार के। तो जंतुओं में जो ऊतक पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। उनमें कौन कौन से हैं, एक है उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, और एक कौन सा हमारा तंत्रिका ऊतक। अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी तो मैंने आपको तंत्रिका ऊतक के बारे में समझाया था, नर्व के बारे में, तंत्रिकाओं के बारे में, न्यूरोलॉजी जिसे हम कहते हैं। जो तंत्र की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है न्यूरॉन तंत्रिका, हमारे पूरे शरीर में संदेशों को लाने व ले जाने का काम करती है कौन, तंत्रिका, न्यूरॉन, और उनसे मिलकर के बनता है तंत्रिका ऊतक। नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं पूरा का पूरा, वो इन्हीं ऊतकों से मिलकर के बना होता है। अगर मान के चलो आपके, जैसे मैं कहूँ आपसे, पैरालिसिस हो गया आपके, मतलब विकलांगता आ गई, और अगर आपके शरीर में यदि विकलांगता आ गई तो क्या होगा कि आपका शरीर का वो हिस्सा काम ही नहीं करेगा, और काम कर नहीं करने का मतलब ये होता है कि आपके उस हिस्से का जो नर्वस सिस्टम है, तंत्र का जो तंत्र है ना, उसने काम करना बंद कर दिया। तो इस वजह से हम ये बोलते हैं कि हमारे शरीर में निर्देशों को, सूचनाओं को लाने और ले जाने का काम करती है कौन, तंत्रिका ऊतक। संयोजी, देखो संयोजी का मतलब ही यही है, कनेक्टिव टिश्यू, जोड़ने का काम करती है। अब अपन पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ते रहते हैं उसमें। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जोड़ने का। आपके शरीर में वो सारे पार्ट्स जो शरीर को जोड़ने का काम करते हैं वो क्या कहलाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू। इसमें ब्लड आएगा, रक्त, तो आपको पता है सर रक्त तो पूरा का पूरा शरीर में बहता है, शरीर के प्रत्येक अंग को जोड़ने का काम करता है, तो सब ब्लड आ गया। उसी में आएगी लिम्फ, लसिका जिसको हम बोलते हैं, लसिका के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपने देखा होगा हड्डी, बोन, बोन के बारे में हम ये देखते हैं कि हमारे पूरे शरीर में क्या है, हड्डियां हैं, पूरे शरीर को जोड़ने का काम करती हैं। तो ऐसे ऊतक जो शरीर को जोड़ने का काम करेंगे वो क्या कहलाएंगे, संयोजी ऊतक। इसके बाद में है पेशीय, मस्क्यूलर, मसल्स। अब मैं आपसे कहूँ, आप जिम जाते हो क्या, बॉडी बनाने, बॉडी का मतलब क्या होता है, मसल्स को गेन करने के लिए है। अब कई बार ऐसे बच्चे होते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी मसल्स गेन नहीं होती, वो ऐसे हेल्थ नहीं हो पाते, फिर क्या होता है, वो फिर प्रोटीन्स लेते हैं। किसको बढ़ाने के लिए, मसल्स को मजबूत करने के लिए, मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। अब मैं आकर इस हाथ को, मेरे इस भाग को ये निर्देश दूं, हाथ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मुट्ठी बिचो हो जाएगी, है, हाथ को ऊपर करो हो जाएगा। इन सूचनाओं को लाने वाली तो कौन, तंत्रिका। लेकिन इसको हाथ को संकुचन और ऐसे फैलाने के लिए, ऐसे करने के लिए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके लिए है मसल्स। कौन है जिम्मेदार, मसल्स। अब मसल्स भी हमारे अलग अलग प्रकार की होती हैं। आप बोलोगे कैसे, एक तो मैंने बोला हाथ ऊपर हो गया, मैंने बोला मैं चुप रहूंगा, बिल्कुल चुप हूं। मैंने बोला मैंने आंखों को बंद कर लिया, ये क्या है। मैं बोलूंगा मैं यहां से वहां जाऊंगा, मैं चला, ये क्या है, मेरी इच्छा के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं ऐच्छिक या ऐच्छिक ऊतक, ऐच्छिक पेशीय ऊतक, याद रखना, ऐच्छिक पेशीय ऊतक। मैंने बोला दिल धड़कना बंद हो जाए, तो आपको लगता है किसी को तुम बोल दोगे कि नहीं तेरे बात नहीं करने से मेरा दिल नहीं धड़केगा और मैं तो मर ही जाऊंगा, हो सकता है कि ऐसा आपने सोचा,
मैं दिल को धड़कना बंद कर दूंगा अगर तूने बात नहीं की तो। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। मैं सांसों को रोक लूँगा। कितनी देर तक रोक सकते हो आप? लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना, सांस अपने आप चालू होंगी। क्यों? क्योंकि ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपने खाना खाया, और जैसे दोपहर में खाना खाया आपने 2 बजे, फिर आपने ये बोला कि नहीं यार ऐसा करते हैं, अभी जो है 2 बजे का जो खाना है इसको अपन पचा लेते हैं। तो आपने बोला क्या पच जाएगा वो? क्या वो नहीं पचेगा ना। शाम को आपने फिर से 6 बजे खाना खा लिया, तो फिर आपके दिमाग में आया कि यार ऐसा करते हैं, वो 2 बजे जो खाना खाया था वो पचा नहीं है, तो ऐसा करते हैं अभी शाम को जो 5 बजे या 6 बजे खाना खाया है इसको हम बोल देते हैं कि अभी तू मत पचे, और वो रुक जाएगा हमारे पेट में, और ये पहले वाला जो है भोजन जो है पचेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। हमारा जो पूरा बॉडी है, हमारी जो तंत्र है, हमारा जो पाचन तंत्र है, ये अपने हिसाब से काम करता है। इसमें एंजाइम्स होते हैं। आप कुछ भी खाओगे वो तुरंत पचाने का काम करेगा, और अगले 5 से 6 घंटे में उसको वो पूर्ण रूप से पचा देगा। तो क्या ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता ना? इसलिए इसे बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। क्या बोलते हैं? अनैच्छिक पेशीय ऊतक। एक होता है आपका हार्ट, और हृदय की जो पेशियां हैं उनको अलग से नाम दे दिया हृदय पेशी। हृदय पेशी। समझना आप इन चीज़ों को। देखो अगर समझोगे तो बहुत आगे तक जाओगे, ध्यान रखना, क्योंकि यही चीज़ें आपके एग्जाम में आनी है, और अगर अच्छे से अगर इनको पढ़ोगे तो बहुत काम की चीज़ें। हमने देखा तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक। बात करते हैं उपकला ऊतक, एपिथेलियम ऊतक। ये होता है हमारा वापस से कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। और इससे पहले मैंने आपको ये नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि देखो पहले थोड़ा पढ़ाता हूँ मैं, मेरा देखो तरीका होता है पढ़ाने का। मैं पहले कम पढ़ाता हूँ, उसके बाद में लगा कि हाँ अब बच्चे कम्फर्ट हो गए और दे दो, फिर लगा कि अब कम्फर्ट हो गए और अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको सीधा का सीधा ये बोल दूं कि यार ऐसा करो कि ये काम करो, और मैं बोल दूं कि कितना काम है कि सुबह से शाम तक लग जाएगी, तो आप हाँ करोगे क्या उसके लिए? कभी नहीं करोगे कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं बोलूँगा कि यार बस 5 मिनट का काम है, चलो देखो करते हैं उसको। क्या यार चलो 5 मिनट का ही तो है, करवा देते हैं। फिर मैं बोलूँगा यार थोड़ा सा और रह गया, और करवा देते हैं। फिर बोलूँगा थोड़ा सा और है। भाई आपको लगेगा कि चलो करवा ही चलें, अब जब आए गए तो अपन। तो इसका मतलब है वही हमारे मेमोरी की बात होती है कि पहले थोड़ा सीखो। आपने पहले देखो इसके बारे में समझा था ना, आपको अच्छा लगा होगा। अब कैसा लगा ये? अब पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा आपको। लेकिन अब जब हम बात करें कि सर ये पहले क्यों नहीं बताया आपने, अब बता दिया, भाई कोई दिक्कत है क्या? भाई पहले नहीं बताया मैंने, अब बता दिया, अब याद कर लेना, ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो वापस से देखना, उपकला ऊतक या एपिथेलियम ऊतक जो है हमारे 4 प्रकार के होते हैं। सरल सल्की, स्तरित, स्तंभाकार, घनाकार। अब इनमें से जब आप देखोगे ना, आपको दो तो बहुत प्यारे से समझ में आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से। घनाकार, ऐसे ऊतक, ऐसे उपकला ऊतक जिनकी आकृति कैसी हो? घनाकार। समझ में आ गया होगा। फिर स्तंभ, ऐसे उपकला ऊतक जिनकी आकृति कैसी हो? स्तंभाकार। घनाकार वाले घनाकार, स्तंभाकार वाले स्तंभाकार। देखो यह है स्तरित, जिसमें स्तर होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? स्तर। सरल, जिसमें एकल स्तर होता है। जिसमें कैसा स्तर होता है? एकल, सिंगल लेयर सरल, बहुत लेयर स्तरित, स्तंभ के जैसे स्तंभाकार, घन के जैसे घनाकार। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस पढ़ ली आपने? नहीं, आप मेरे को आप ये बताओ, क्लास में बोलते हो सर हमारे को समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्या पढ़ा आपने अभी तक? ये बताना। ऊतक, कोशिकाओं का समूह। शब्द दिया बिचेट ने। अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? मेलपिगी। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, जंतु और पादप। जंतु ऊतक कितने प्रकार का? 4। उपकला, पेशीय, संयोजी, तंत्रिका। तंत्रिका पूरा नर्वस सिस्टम। संयोजी हम पूरा पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल से, और ये जब आपको मैं ब्रेन पढ़ाऊंगा, तंत्रिका तंत्र पढ़ाऊंगा। संयोजी ऊतक जोड़ने का काम करेगा। पेशीय ऊतक मस्कुलर, जो है अपने टिश्यू, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी। उसके बाद में उपकला ऊतक कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। सरल, स्तरित, स्तंभाकार, घनाकार। सरल मतलब सिंगल लेयर, स्तरित मतलब अधिक लेयर, स्तंभाकार मतलब स्तंभ के जैसे, और घनाकार मतलब घन के जैसे। कोई परेशानी हुई क्या समझने में? ये बता दो मेरे को आप एक बार, जल्दी से बता दो। और अगर कोई परेशानी हो तो आप देखो वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो कि सर हमारे को दिक्कत है और हमारे को समझ में नहीं आई। यहाँ तक क्लियर है? आगे बात करें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे देखेंगे जल्दी से फटाफट। देखो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बात करेंगे। अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया है कि जो ऊतक है, ये जो ऊतक है अपने, ये ऊतक शब्द क्या है, किसने दिया, और इसके बारे में अध्ययन क्या कहलाता है। मतलब ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें अपन ने सीखी। इसके बाद में हमने देखा कि ऊतक कितने प्रकार होते हैं, ये हमने समझा।
फिर हमने ये देखा कि जो जंतु ऊतक होता है, ये जंतु ऊतक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। उन 4 प्रकार में हमने देखा सबसे पहले उपकला ऊतक। पहला वाला कौन सा है? उपकला ऊतक। तो बताओ, पढ़ा दूं मैं आपको उपकला ऊतक? देखो, मैं आपको सबसे पहले बेसिक समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? बेसिक। जैसे बेसिक हो जाएगा आपके, मैं आपको इसको डिटेल से समझा दूंगा। देखो, जब हम उपकला ऊतक की बात करते हैं ना, उपकला ऊतक में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, इस त्वचा में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? उपकला ऊतक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। त्वचा में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? उपकला ऊतक। आपको याद रखना है त्वचा में पाए जाने वाले ऊतक कौन से हैं? उपकला ऊतक। हमारे शरीर की जो खुली जगह होती हैं, शरीर में कौन सी जगह? खुली जगह, उनको सुरक्षा कौन प्रदान करता है? बताओ। उपकला ऊतक। शरीर में खुली जगहों को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? उपकला ऊतक। और शरीर की बाहरी एवं भीतरी, शरीर की जो इंटरनल है और आउटर जो परत है ना, लेयर है ना, उसको बनाने में कौन काम आती है? हमारे उपकला ऊतक शरीर की बाहरी एवं भीतरी परत बनाने में काम आती है। खुली जगहों को सुरक्षा प्रदान करती है। स्किन में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? उपकला ऊतक पाए जाते हैं। अब इसका प्रभाव क्या है? इसकी कमी से या इसकी वृद्धि से या फिर ये ना हो तो क्या होगा? तो पहली बात तो स्किन बनेगी नहीं। दूसरा, अगर इसकी कमी हो गई तो क्या पड़ जाएंगी? झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, क्योंकि स्किन बनाने का काम ही तो इसका है। झुर्रियाँ पड़ेंगी। अगर झुर्रियाँ पड़ गई तो आप सुंदर नहीं दिखोगे, इसलिए सुंदरता प्रदान करने वाला क्या है? ऊतक है। और हमारी चोटों से क्या प्रदान करता है? ये सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? अपने उपकला ऊतक। अब हम ये देखेंगे उपकला ऊतक के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। और इन 4 प्रकार को हम पूरा डिटेल से समझेंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बात करते हैं फटाफट से। हाँ जी, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऊतक? उपकला ऊतक। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। अब आप मेरे को ये बताओ, चीज़ें समझ तो आ रही ना, पसंद आ रही ना बहुत अच्छे तरीके से? चलो, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी ने नहीं लिया हो तो जल्दी से। हो गया सबके? चलो, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि उपकला ऊतक होता है, और ये उपकला ऊतक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ये भी मैंने आपको समझा दिया था। जब मैंने आपको बताया था उपकला ऊतक 4 प्रकार का होता है, तो उसमें पहला होता है सरल सल्की उपकला ऊतक। सरल सल्की उपकला ऊतक। सरल सल्की उपकला ऊतक का मतलब क्या है? मतलब इसमें सिंगल लेयर पाई जाती है, और जब सिंगल लेयर पाई जाएगी तो इसमें ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक पाया जाता है चपटा। देख लो, आप देखने से नजर आ रहा है ना, केंद्रक कैसा है? चपटा। तो सरल सल की उपकला में जो केंद्रक पाया जाता है, ये कैसा पाया जाता है? चपटा। केंद्रक कैसा? चपटा। याद रह जाएगा अच्छे से। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि ये क्या है, कैसे है, तो देखो बस वही चीज़ें। कोशिकाएं कैसी होती हैं? चपटी। जब चपटी होगी, सिंगल लेयर में होगी तो कैसी होगी? पतली। पतली होगी तो कैसी होगी? कोमल है। और अगर कैसी सतह का निर्माण करेगी फिर ये? तो कोमल सतह का निर्माण करेगी। मतलब जो हमारी ऊपर की जो लेयर है ना, कैसी है? बिल्कुल कोमल है ना। देखो कितनी कोमल है, नाजुक कोमल। बच्चे की देखा करो आप कितनी है। तो हमारी जो सबसे शरीर की जो बाहरी जो सतह है ना, सबसे बाहरी सतह है, उसका निर्माण कौन करती है? सरल सल की उपकला। तो हम ये कह सकते हैं कि उपकला ऊतक सबसे पहले किस में काम आता है? स्किन में। किस में काम आता है? स्किन में, त्वचा के निर्माण में। जो रक्त नलिकाओं की जो दीवार होती है ना, रक्त नलिकाओं की दीवार, उन रक्त नलिकाओं की दीवारों पर हमारे कौन सा ऊतक पाया जाता है? सरल सल की उपकला ऊतक। बहुत मुलायम होती हैं, बहुत कोमल होती हैं। हमारे जो फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों में जो वायु कोष होते हैं, समझना अच्छे से, फेफड़ों में जो वायु कोष होते हैं, छोटी छोटी सी कूपिकाएं होती हैं यहाँ पे, छोटी छोटी सी कूपिकाएं। गुब्बारे के जैसी एक संरचना होती है जहाँ से हम श्वसन लेते हैं, श्वसन देते हैं। तो फेफड़ों के अंदर वायु कोषों में, फेफड़ों के अंदर वायु कोषों में भी कौन सा ऊतक है? सरल उपकला ऊतक। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं? कोमल। कैसे हैं? कोमल। हमारी जो ग्रास नली है, गले की जो नली है, इस ग्रास नली में भी कौन सा पाया जाता है? सरल सल की उपकला ऊतक। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। केंद्रक कैसा पाया जाता है? चपटा। अत्यधिक पतली और कोमल सतहों का क्या करता है? निर्माण करता है।
शरीर की बाहरी सतह का निर्माण करता है, बिल्कुल करता है। नलिकाओं की दीवारों पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? सरल सल की उपकला ऊतक। फेफड़ों के वायु कोशों में कौन सा पाया जाता है? सरल सल की उपकला ऊतक। ग्रास नली में कौन सा पाया जाता है? वो भी यही पाया जाता है। तो ये आपका कौन सा है? सरल सल की उपकला ऊतक। इसके बाद में कौन सा है हमारा? स्तरीय। कौन सा है? स्तरीय। और स्तरीय के बारे में आप जानते हो कि ये कई स्तरों में पाया जाता है। ये कई स्तरों में देखने को मिलता है। और जब कई स्तरों में देखने को मिलता है ना, तो ये काम देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक लेयर का काम करता है, स्तर का काम करता है। अगर मान के चलो आपके शरीर में त्वचा को कटने फटने का डर है, मतलब अगर एक त्वचा इतनी कोमल होती तो अगर कोई भी कुछ भी हो जाता है, ऐसे करते आप, ये लो यहाँ से टूट गई त्वचा, तो इसको बचाने के लिए काम कौन करता है? हमारे स्तरीय उपकला ऊतक। तो याद रखना, यह त्वचा को कटने फटने से बचाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि यह कई परतों में पाया जाता है। यह कई परतों में पाया जाता है। तो बताओ, स्तरीय कई परतों में पाया जाएगा, त्वचा को कटने फटने से बचाने का काम करता है। स्तंभाकार, कैसा? स्तंभाकार उपकला ऊतक। अब स्तंभाकार उपकला ऊतक मेन रूप से हमारे आमाशय में और छोटी आंत में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो है स्तंभाकार, इसकी एक विशिष्ट पहचान है कि इसमें उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं। कैसे उभार पाए जाते हैं? उंगली नुमा उभार। तो आपकी जो छोटी आंत होती है ना, तो आप देखोगे ना छोटी आंत को इस तरीके से, तो छोटी आंत में इस तरीके से अंदर की तरफ उंगली नुमा उभार उसमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही हमारा कौन है? आमाशय की आंतरिक परत। तो इसकी सतह पर उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं। इसकी सतह पर उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं इस तरीके से। इसलिए कैसा हो गया ये? स्तंभाकार। क्लियर है? कहाँ पाया जाएगा? आमाशय की और छोटी आंत की दीवारों पर, परतों पर। घनाकार उपकला ऊतक इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। घनाकार याद रखना, ये हमारे शरीर में स्त्रवण और अवशोषण, स्त्राव और अवशोषण, ग्रहण करना और त्यागना, इसका काम करता है। इसका मतलब मुख्य रूप से ग्रंथियों में। किस में काम आता है ये? ग्रंथियों में। तो हमारा जो उपकला ऊतक है मेन रूप से स्किन और ग्रंथियों, स्किन और ग्रंथि किसकी बनी होती है बताओ? उपकला ऊतक की। और स्त्रावण और अवशोषण करने का काम बताओ किसका है? तो याद रखना, घनाकार ऊतक का। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? लार ग्रंथियों में कौन सा ऊतक होता है? घनाकार। किडनी की नलिकाओं में कौन सा होता है? घनाकार। और हमारे जो वृषण और अंडाशय होते हैं, इनमें भी कौन सा ऊतक देखने को मिलता है? घनाकार। बताओ रे, देखो बच्चों, मैं अगर आपको ये समझाऊं चीज़ें, तो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आप ध्यान से देखो इनको, अभी तक आपने ऊतक पता नहीं कहाँ पे पढ़ा होगा, कैसा पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बेसिक तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ऐसा बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता, वो भी यहाँ से सीख सकता है। सिर्फ आपको इस क्लास को 2 से 3 बार देखनी है। देखो, पहली बार में तो आराम आराम से देखना, दूसरी बार में 1.5 की स्पीड में, और तीसरी बार में 2 की स्पीड में। समझ में आ रही बात? मतलब 3 बार अगर आप इसका रिवीजन कर लेते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो मैंने आपको क्या करवा दिया बताओ? उपकला ऊतक हो गया। ऐसे हमारे कितने प्रकार हैं? इसके 4 प्रकार हैं। करें आगे? चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी से फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लो और अगला ऊतक पढ़ते हैं हम। कौन सा? पेशीय ऊतक। कौन सा ऊतक देखेंगे अब हम? पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, पेशीय ऊतक। अब मेरे को आप ये बताओ, पेशीय ऊतक के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारा समझा रखा है ना। कैसे? कि सर पेशीय ऊतक में देखो, पेशीय ऊतक 3 प्रकार का होता है। मैं चलो ठीक है, कौन कौन सा? कि सर एक तो जो हमारे कंट्रोल में होता है, ऐच्छिक। एक हमारे जो कंट्रोल में नहीं होता, अनैच्छिक। और एक हमारे हृदय की पेशी, हार्ट पेशी। बात आ रही समझ में? बस 3 ही तो है, 3 प्रकार की हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी? एक तो ऐच्छिक, जिन अंगों पर आपका नियंत्रण होता है, हाथ पैर गर्दन। अनैच्छिक, जिन पर आपका नियंत्रण नहीं होता, आहार नाल, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। हृदय पेशी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये जो हृदय है, हमारा हार्ट है, वो हृदय पेशी का बना हुआ है। और इसकी क्रिया कैसी होती है बताओ? अनैच्छिक। आपने बोला कि मेरा हृदय, ये मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा तेरे लिए, हैं? अगर तू नहीं आया तो मैं जीना छोड़ दूंगा। कैसे छोड़ देगा जीना? है आपका हृदय तो जो धड़कता है वो किसी और के लिए थोड़ी, आपके खुद के लिए धड़कता है। कैसे धड़कता है? आपके शरीर में पूरे ब्लड को पहुंचाने का, लाने का काम कौन करता है? आपका हार्ट करेगा। और अगर ये नहीं धड़काना तो फिर समस्या हो जाएगी आपके, आप धड़कना बंद कर दोगे। हृदय का धड़कना बहुत जरूरी है। और वो कौन सा बना होता है? हृदय पेशियों से बना होता है। जिन पर आपका नियंत्रण होता है उन्हें बोलते हैं ऐच्छिक या रेखीय या कंकाल।
जिन पर आपका नियंत्रण नहीं होता उन्हें बोलते हैं अनैक्षिक या अरेखीय या चिकनी। ठीक है। पेशी क्या काम करती है? अंगों में गति, क्योंकि इनमें संकुचन शिथिलन होता है। ठीक है। पेशियों का निर्माण कौन से ऊतक करते हैं? पेशीय ऊतक। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? संकुचनशील प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? संकुचनशील। इसमें क्या है, ऐसा क्या पढ़ा इसमें आपने जो कोई दिक्कत करेगा आपको? 3 प्रकार का होता है। ये होता है, बताओ। 2 हो गए ना, 2 को और पढ़ देते हैं, पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। चलो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करेंगे अपन। हाँ जी, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लो। और अब हमारा ये है लास्ट पॉइंट। हाँ जी, 2 पढ़ लिए थे। अच्छा, ये है तीसरा और ये है हमारा चौथा। अब देखो ये सिंपल सा है। आपको याद हो मैंने आपको लास्ट क्लास में तंत्रिका के बारे में बताया था ना, तंत्रिका ऊतक के बारे में, तंत्रिका कोशिका के बारे में। तो बस वही तो है पूरा का पूरा। ठीक है। तंत्रिका का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाएगा न्यूरोलॉजी। क्या कहलाएगा? न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन है? न्यूरॉन। हमने देखा था कुछ इस तरीके से बनता है, याद है कुछ आपको? ठीक है। उसी के बारे में देखो, ये मस्तिष्क में, फिर रीढ़ की हड्डी में, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में हमारा कौन सा ऊतक पाया जाता है? तंत्रिका ऊतक। संवेदनाओं को शरीर में भेजने का कार्य कौन करेगा? तंत्रिका ऊतक। पता है ना आपको? देखो, अगर आपके हाथ में पैर में किसी ने सुई चुभोई तो पता कैसे चलेगा सुई चुभोई? तो वहाँ से सूचना आएगी, आपका ब्रेन जो है सूचना को वापस भेजेगा, हटा ले पैर को, और घुसाएगा वो। फिर पैर जल रहा है, हाथ जल रहा है, तो हटाने का, उसको काम करवाने के लिए काम कौन कराएगा? तंत्रिका ऊतक। और ये मिलकर के बनाते हैं तंत्रिका तंत्र, जिसका अध्ययन कहलाता है क्या? न्यूरोलॉजी। और तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? न्यूरॉन। अब है कौन सा ऊतक? संयोजी ऊतक। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो पहले 2 शब्द समझो। एक का नाम है लिगामेंट, एक का नाम है टेंडन। देखो, लिगा मतलब लेग, लेग मतलब टांग, टांग मतलब हड्डी। तो बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करेगा? लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करेगा? लिगामेंट। और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करेगा? टेंडन। बस, हड्डी हड्डी लिगामेंट, हड्डी मांसपेशी टेंडन। ठीक है। एक आता है हमारा कार्टिलेज, इसे बोलते हैं उपास्थि। क्या बोलेंगे? उपास्थि। ठीक है। हमारी 2 हड्डियों के बीच में आपने कभी भी देखा होगा कि 2 हड्डियों के बीच में उनमें लचीलापन या उनमें गति प्रदान करवाने के लिए एक द्रव पदार्थ भरा रहता है। एक द्रव पदार्थ भरा रहता है और उस द्रव पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? उपास्थि या कार्टिलेज। ठीक है, लचीलापन बनाए रखने के लिए। और उपास्थि की कोशिका को बोलते हैं हम कॉन्ड्रियोसाइट। साइट का मतलब तो मैंने आपको समझा ही रखा है, साइट का मतलब होता है कोशिका। और किसकी कोशिका? कॉन्ड्रियोसाइट। कॉन्ड्रियोसाइट क्या कहलाएगी? उपास्थि की कोशिका, कॉन्ड्रियोसाइट। अब आपको अच्छे से समझना है कि ब्लड और बोन मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। लगभग 5 से 6 क्लासों में ब्लड को हम पढ़ेंगे और 2 से 3 क्लासों में हम किसको पढ़ेंगे? हड्डियों को। तो कैसी लगी आपको क्लास? यहाँ तक अगर आप पहुँचे हो तो ये मान के चलना आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप पढ़ाई को सीरियसली लेते हो। अगर यहाँ तक आपने क्लास देखी तो, अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो सब्सक्राइबर हैं हमारे कम से कम 1000-1500 पहुँचाएँ। और ये काम आपका है। क्लास हम पढ़ा रहे हैं आपको, सब कुछ हम बता रहे हैं, बस आपका काम कितना है? आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आगे की क्लास में देखो, ये हो गया हमारा जंतु ऊतक। इसके बाद में अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने ऊतक को 2 भागों में बांटा था, और एक कौन सा है? पादप ऊतक। तो लगे हाथ इसको भी कंप्लीट करवा दूंगा मैं। ठीक है ना? आज के लिए बहुत है, तो थैंक यू। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।